हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति ये स्टार्ट कर रखा है। उसका अपन सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। हमने पहले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार कवर किए हुए हैं। एक एक चीज़ें हमने उसमें डिस्क्राइब कर रखी हैं। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो लोग उस लेक्चर को जरूर देखें। बात आज करते हैं हम सेकंड लेक्चर की। इस सेकंड लेक्चर में आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है वो है, टॉपिक आज का हमारा है नंबर सिस्टम में फैक्टर्स। फैक्टर्स हमारा टॉपिक है आज का। नंबर सिस्टम में हमारा जो है फैक्टर्स, गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड के बारे में आज हम जानेंगे। कितने भी तरह के कोई भी गुणनखंड हो, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँगा आज के टॉपिक में। अगर मैं इस गुणनखंड की बात करता हूँ तो बेसिकली इसमें 3 चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट है। पहला जो चैप्टर है इसमें अलजेब्रा का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपसे कह दें तो इसमें बीजगणित का इन्वॉल्वमेंट है। बीजगणित इसमें आता है और मतलब इसको गुणनखंड को सोल्व करने के लिए हम अलजेब्रा का भी यूज करते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो P&C यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय का यूज करते हैं। ये भी एक अपने आप में चैप्टर है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो है ही, नंबर सिस्टम तो है ही, संख्या पद्धति तो है ही। मेरे आपने ऐसे जैसे ही मैंने ये 3 चैप्टर लिखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार हम बताना क्या चाह रहे हैं। मैं यार नंबर सिस्टम में एक एक चीज़ को बताना चाहता हूँ जिससे भी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन ना बचे। जीरो से स्टार्ट करते हुए चलते हैं। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर होता क्या है। फैक्टर कुछ नहीं होता, किसी भी नंबर का फैक्टर कुछ और नहीं होता, उसी नंबर का कोई पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द नंबर। फैक्टर इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द नंबर, अ पार्ट ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर का वही उसका टुकड़ा होता है। जैसे वो जो पार्ट है वो ऐसा पार्ट होगा जो दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। सच दैट गुणनखंड क्या होता है बेटा। गुणनखंड होता है, गुणनखंड एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो दिए हुए नंबर को, दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। आई थिंक आपको समझ में आता होगा कि यार ऐसा नंबर है, पूर्णतः विभाजित करता होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है, एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने आपसे कहा कि 6 के फैक्टर निकाल दीजिए, आपसे कहा कि 6 के फैक्टर निकाल दीजिए, तो आपको उन संख्याओं के बारे में सोचना है जो इस नंबर को, जो इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। अगर मैं 1 से 6 में डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा पूरा पूरा। 2 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा पूरा पूरा। 3 से बात करूं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। 6 से डिवाइड करूं तो ये कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। तो ये 1, 2, 3 और 6, इस वाले 6 के फैक्टर्स कहे जाएंगे, गुणनखंड कहे जाएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड एक ऐसी संख्या होती है जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह से विभाजित करती हो। समझ में आ गया। अच्छा, लेकिन जब भी आपसे फैक्टर की बात करें, मैं इंपॉर्टेंट बात ये बताने जा रहा हूँ, इधर साइड में नोट लिख रहा हूँ। जब भी आपसे फैक्टर्स की बात की जाएगी, जब भी आपको फैक्टर्स की बात की जाए तो हमेशा याद रखेंगे मैं पॉजिटिव फैक्टर्स लूंगा, हमेशा पॉजिटिव फैक्टर्स लूंगा जब तक कि आपको कोई दूसरी बात कही ना जाए। हम जब तक पॉजिटिव फैक्टर्स लेते रहेंगे जब तक कोई दूसरी बात कही ना जाए। मैंने कहा क्या कह रहा हूं, जैसे सुनना। मैंने अभी आपसे ये पूछा था 6 के फैक्टर बता दीजिए। क्या बता दीजिए? 6 के फैक्टर। तो आपने 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया और 6 बता दिया। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। मैंने आपसे क्वेश्चन चेंज किया, फाइंड इंटीग्रल डिवाइजर ऑफ 6। मैंने कहा 6 के मैंने आपसे कहा 6 के
पूर्णांक भाजक बता दीजिए। मैंने आपसे कहा 6 के पूर्णांक भाजक बता दीजिए, भाजक ज्ञात करो। तो क्वेश्चन पूरी तरह से चेंज हो गया है। ये फैक्टर का पार्ट ही है, ये फैक्टर का पार्ट ही। मैंने आपसे कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन केवल गुणनखंड की बात करता है, लेकिन लैंग्वेज पे विशेष ध्यान देंगे। इस लैंग्वेज में पूछा तो आपसे फैक्टर ही है, लेकिन इंटीग्रल वर्ड लगा करके, पूर्णांक वर्ड लगा करके पूरी लैंग्वेज बदल दी है। तो जब आप 6 के पूर्णांक की बात करोगे तो हो सकता है आप -1 ले लो। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के -1 लेता हूँ, -1, -6 और -6। तो जैसे ही आप -6 के पूर्णांक बात करते हो तो -6 को तो यार 1 भी डिवाइड करेगा, -6 को 2 भी डिवाइड करेगा, -6 को 3 भी डिवाइड करेगा, -6 को 6 भी डिवाइड करेगा। तो अगर आपने केवल इतना आंसर दिया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इंटीग्रल डिवाइडर की। और इंटीग्रल डिवाइडर का मीनिंग होता है कि जो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो सब कुछ पूछ लेता हो। क्लियर है बेटा? तो इसका आंसर ये भी होगा -1, -2, -3 और ये -6। किसे किसे मेरी बात समझ में आ गई? मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्टर्स में आप हमेशा लेंगे पॉजिटिव, लेकिन लैंग्वेज को जरूर ध्यान में देके रखेंगे कि वो हमसे पूछना क्या चाहता है। जैसे मैं आपसे कहने लग जाऊं, मैंने आपसे कहा कि -6 के निगेटिव पूर्णांक डिवाइजर बता दीजिए, निगेटिव पूर्णांक भाजक बता दीजिए, भाजक बताइए, ज्ञात करिए। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन चेंज हो चुका है ये फैक्टर का ही पार्ट। तो अब बच्चा उलझ जाएगा, निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव में आंसर होगा -1, -2, -3 और ये -6। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? आपसे पूछा निगेटिव पॉजिटिव दोनों बता दीजिए, तो इसके साथ और जोड़ कर दीजिए 1, 2, 3 और ये 6। मुझे लगता है मेरी बात आप तक बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, पहुंच रही होगी। क्लियर है यार? तो फैक्टर्स के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज की देखिए, अगर इंटीग्रल या पूर्णांक की बात कर लेता है तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, मैं बात करूंगा आज के टॉपिक में। आज का जो टॉपिक हमारा फैक्टर्स है, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। बात कर रहे हैं बेटा गुणनखंड की, किसी भी संख्या के गुणनखंड की अपन बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं क्या कि फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ 6। मैंने आपसे कहा कि 6 के फैक्टर बता दीजिए। तो अब आपको इसमें नहीं पता कि कौन से फैक्टर पूछ रहा है, तो इसमें चाहे इवन, ऑड, प्राइम जैसे भी हों सारे बताने पड़ेंगे। तब आपका जो आंसर होगा, 1, 2, 3 एंड 6। ये क्वेश्चन हो गया। फिर मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, मैंने आपसे कहा फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। क्वेश्चन मैंने बदल दिया, मैंने कहा 6 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इसमें अभाज्य में ये वाला काउंट नहीं होगा, केवल 2 और 3 की बात होगी। जैसे 6 की मैं बात कह रहा हूं तो आप कहोगे 1 से कटता तो है लेकिन ये अभाज्य नहीं है, इसलिए ये कट जाएगा। 2 से कटता है, अभाज्य भी है, ये काउंट होगा। 3 से कटता है, अभाज्य भी है, इसलिए काउंट होगा। 6 से कटता है लेकिन अभाज्य नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। तब आपका आंसर होगा 2, 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो आपको लैंग्वेज के हिसाब से समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ। मैंने कहा कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ किसी नंबर को, मैंने 6 को इस तरह से लिख दिया, मैंने लिखा 2 × 3 × 5 × 11 × 7 × 13। मैंने यार इसको इस तरह से लिख दिया। क्या ये लिखना पॉसिबल है? मैंने 6 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। मैंने लिख दिया प्राइम फैक्टर्स को, मैंने 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया। हाँ, पहली बात आपने क्या सीखा? हम लोग फैक्टर्स में पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। दूसरी बात करें तो हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? प्राइम फैक्टर्स की, यानी अभाज्य
गुणनखंडों की। किसकी बात करेंगे दूसरे नंबर पर? अभाज्य गुणनखंडों की। हमेशा याद रखेंगे किसी भी नंबर के अभाज्य गुणनखंड बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 6 की बात कह रहे हो तो यार 2, 3, 5, 11, 17, 30 लिख सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 0 है। तो मैंने कहा आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे पूछा कि इसके गुणनखंड ये सही है। अब तो बिल्कुल सही हो गया। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे कहता हूं, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x and y in the prime factorization of 6 equals to 2 into 11 2 की पावर x प्लस y, 11 की पावर x माइनस y इंटू 7 की पावर z इंटू k। तो मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। और देखो क्वेश्चन भी बना हुआ, ये आया हुआ क्वेश्चन है एक बार सीजीएल में। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से लिखा हुआ है, और आपसे मैं कह रहा हूं कि यार इस 6 के हिसाब से x और y की वैल्यू बता दीजिए। तो आपने देखा कि जब हम 6 के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो इस हिसाब से z की वैल्यू तो 0 होना पड़ेगा, z की वैल्यू को तो 0 होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 6 के फैक्टर करते हो तो 2 की पावर 1 प्राइम में पहुंचती है, 3 की पावर 1 पहुंचती है, और 11 में तो प्राइम बनेगा ही नहीं, तो 11 की पावर 0 बनेगी, 7 की पावर भी 0 बनेगी, 5 की पावर भी 0 बनेगी। क्लियर है? और बाकी बहुत सारे फैक्टर उसमें, इसीलिए इसमें लिखा हुआ क्या आ रहा है? के लिखा हुआ आ रहा है। तो z की वैल्यू तो कितनी हो गई बेटा? 0 हो गई। अगर मैं x प्लस वाई की बात करता हूं तो x प्लस वाई में 6 के प्राइम फैक्टर्स में 2 की पावर बनती है बेटा कितनी? 1। यहां तक कोई दिक्कत? और अगर मैं इस x माइनस वाई में देखें तो 11 हमारे एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के हिसाब से इसकी पावर बन गई 0, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो 2x इक्वल टू 1 बना, तो x इक्वल टू बेटा 1/2 मिला, और y इक्वल टू भी आपका 1/2 मिला। तो हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/2। आपने देखा मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं, फैक्टर्स, नंबर सिस्टम, मैं अलजेब्रा भी लगा रहा हूं साथ साथ। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मैं बताना क्या चाह रहा हूं। क्लियर है? अच्छा, तो इस टाइप में आपको समझ में आना चाहिए। मैंने पहले बोला बेटा पॉजिटिव नंबर लेके चलेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया प्राइम फैक्टर्स बताएंगे। मैंने बोला 200 से 250 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। इसमें हर तरह का लेवल का एग्जाम होगा, चाहे वो आप एसएससी दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, जीडी दे रहे हो, पुलिस दे रहे हो, एसआई दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक चीज़ों को बताते हुए चलूंगा। अब देखिए बेटा, अब इसमें अगला जो टॉपिक आता है फैक्टर्स में, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या। ये टॉपिक है। इसमें हमारा पहला पार्ट जो आएगा, तो पहला पार्ट है आपका फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। मतलब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। हम ये बात कर रहे हैं, इसमें पहला बात पढ़ रहे हैं ज्ञात करना। क्लियर है? ये बात हमारा पहला है। चलिए, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, समझना। मैंने आपसे कहा, पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा कि 6 के
अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, फिर एक फॉर्मूला क्रिएट करवा दूंगा। मैंने कहा फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा बेटा ये है, यानी 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करना। इसका पहले मीनिंग समझते हैं। जैसे ही मैं 6 के फैक्टर करता हूं, इधर देखो बेटा, मैं 6 के प्राइम फैक्टर्स कर रहा हूं। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये 1 तो प्राइम है नहीं, तो आपने कहा 2 इंटू 3, तो एक अभाज्य ये रहा और एक अभाज्य ये रहा, एक अभाज्य ये रहा, एक अभाज्य ये रहा। आपका आंसर आ गया बेटा 2, आपका आंसर आ गया 2। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने कहा यही क्वेश्चन सेम मैं इस वाले नंबर में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करना चाहता हूं, तो आप कहोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 3, आपका आंसर आया 2 की पावर 2 इंटू 3। तो अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बेटा? 2 ये रहे और एक ये रहा, तो 2 प्लस 1, आंसर आ गया बेटा 3। तो बेसिकली जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा होता है तो आपसे ये पूछता है कि उस नंबर में प्राइम नंबर्स का कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो इस 2 का 2 बार हो रहा है, इसका 1 बार हो रहा है, तो आपने बता दिया 3। तो हमारे पास एक रिजल्ट क्या बना, मैंने रिजल्ट बना दिया। अब आप लोग इसका रिजल्ट बना लेंगे कि यार इफ कोई नंबर है n, इस पे a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, वेयर ये क्या है a b c प्राइम नंबर्स, a, b एंड c आर प्राइम नंबर्स, आर प्राइम फैक्टर्स बोल दो या फिर नंबर्स बोल दो। देन आपका पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? p प्लस q प्लस r, पावर का सम, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? p प्लस q प्लस r। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार 24 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए, तो आप बड़े प्यार से लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 जा 24। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 3 और 3 की पावर हो गई 1, तो आंसर आ गया बेटा कितनी? पावर का सम, 3 प्लस 1 4। क्या मेरी बात समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां से क्या बन सकता है? एक तो क्वेश्चन हो गया टोटल प्राइम फैक्टर्स, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इन डिफरेंट प्राइम्स। आपसे पूछा भिन्न अभाज्य संख्याएं, फैक्टर्स में भिन्न अभाज्य संख्याएं पूछेगा, तब आप क्या आंसर दोगे? तो इसमें भिन्न की बात हो रही है, तब आप ये देखोगे प्राइम नंबर्स हैं कितने, एक ये है और एक ये, तब आपका आंसर होगा 2। जब प्राइम फैक्टर्स की बात करेगा तो इनकी पावर को ऐड करेंगे, और जब अलग अलग अभाज्य संख्या, कितनी अलग अलग अभाज्य संख्या यूज हो रही हैं, तो आप इस तरह से इनको काउंट करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 36 के अभाज्य गुणनखंडों में भिन्न अभाज्य संख्याओं की संख्या बता दीजिए। 36 के अभाज्य गुणनखंडों में भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। तो बड़े प्यार से आप 36 के फैक्टर करेंगे, कौन से वाले? अभाज्य वाले। ये हमारे पास 18 बनेगा, ये हमारे पास 9 बनेगा, ये हमारे पास 3 बनेगा। तो आप 36 को ऐसे लिख रहे होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो बेटा अभाज्य है वो भी कौन से? अलग अलग। तो अलग अलग केवल एक तो 2 अभाज्य संख्या यूज हुई है प्राइम, और एक ये यूज हुई, तो आंसर कितना होगा? 2। और आपसे टोटल प्राइम फैक्टर्स पूछेगा तो आपका आंसर होगा 2 प्लस 2 दैट इज 4। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पाई? आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तीसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर
किसी संख्या के सभी गुणनखंडों की संख्या, ये वो गुणनखंडों की संख्या। अब ये वो बात हो रही है तीसरे नंबर पर कि किसी भी नंबर पे सभी गुणनखंड, प्राइम हो, इवन हो, ऑड हो, कैसे भी हो, सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। मेरी बात समझना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ आपके पास कोई चीज है ही अकेली, अरे कोई एक चीज है ओनली, आपसे मैं कह रहा हूँ कोई एक चीज है, मैं आपको इस एक चीज को मेरे पास कोई एक चीज है, मैं आपको देना चाहता हूँ, नहीं देना चाहता, तो आप या तो यस कहोगे या तो आप नो कहोगे, या तो मैं दूंगा या तो नहीं दूंगा। ऐसी कंडीशन में देने की, होने की या ना होने के एक ही तरीका होता है वन, एक ही तरीका होता है वन। बहुत ध्यान सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपसे ये कहा कि हमारे पास 4 फूल हैं। मैंने आपसे कहा ये 4 फूल हैं, एक फूल ये हो गया, 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 4 फूल हैं। मैं आपसे कह रहा हूं आप किसी इनमें से किसी एक फूल को चुन लीजिए, किसी एक फूल को चुन लीजिए। तो हो सकता है आप एक की बात कह रहे हो, किसी फूल को चुनने की बात कह रहे हो, किसी फूल को चुनने की बात कह रहे हो, तो हो सकता है कि आप एक भी ना यूज करें, एक भी फूल सेलेक्ट ना करें, हो सकता है आप एक सेलेक्ट कर लें, हो सकता है कि आप 2 से उठा लें, हो सकता है आप 3 उठा लें, हो सकता है आप 4 उठा लें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर एक भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, वो को भी आप एक सिलेक्शन की तरह प्रोसीड करेंगे, एक सिलेक्शन की तरह प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? मैं यहाँ पे बात कह रहा हूँ किसकी? मैं यहाँ पे बात कह रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की। मैंने कहा, एक क्वेश्चन बोला कि इस 6 के फैक्टर्स में सभी टोटल जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं उनकी बात कर लो। तो आप पहले इसके क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स कर देंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो ये 1 है और ये 1 है। तो यार इस 2 के, अब इनमें आपस में कॉम्बिनेशन भी तो बन सकता है, इनके आपस में कॉम्बिनेशन बन। मैं क्या कहता हूं, देखो 6 के प्राइम फैक्टर्स अगर मैं आपसे बोलूं कितने टोटल फैक्टर हो सकते हैं, तो सुनना, 1 भी इसका एक फैक्टर है, 2 भी इसका एक फैक्टर है, 3 भी इसका एक फैक्टर है और 6 भी एक फैक्टर। टोटल कितने फैक्टर हो गए? 4। इसमें प्राइम, इवन, ऑड सब शामिल है। लेकिन मैं आपसे इस तरह से थोड़ी करवा रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब किसी भी नंबर के आप प्राइम फैक्टर्स कर दोगे, वहां से आप कैसे पता करोगे? वहां से पता करने के लिए ये जो 2 है, इसमें से आप पावर कितनी, एक मैं कहूं इसमें इनके कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लाई करके, जैसो 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक फैक्टर 2 भी बन सकता है, मैंने 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक फैक्टर 6 भी बन सकता है, मैंने 1 का 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक फैक्टर 6 भी बन सकता है। जी हाँ, और हो सकता है आप किसी को भी ना उठाए, केवल 1 को उठा लें। तो वही चीज है, यहाँ पे 2 की पावर एक 0 भी तो होती है, तो यहाँ से 2 चांसेस उठाने के, तो 1 प्लस 1 इंटू इसकी पावर बनाओ 1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया? 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 4 हो गए। अब तो आप क्या करेंगे? इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन पे जो पावर लगी है उसको एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट बना क्या? सुनना बेटा, मैंने कहा इफ n इक्वल्स टू a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू r की इंटू c की पावर r वेयर a, b, c हमारे पास कैसे हैं बेटा? प्राइम फैक्टर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। तब मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आप सिंपली कहेंगे p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, दैट्स इट। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने कहा आपसे 12 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। सभी गुणनखंडों की संख्या है। तब आप क्या करेंगे? इसके तुरंत प्राइम फैक्टर्स करो। तो 12 के आप प्राइम फैक्टर करोगे 2,
और इस तरह से आपने कर दिया। और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पता करने हैं, अभाज्य संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों सॉरी आपको सारे गुणनखंड पता करने हैं। तो इसकी पावर 2 है, इसमें एक ऐड किया ये 3 बन गया, इसकी पावर 1 है, इसमें एक और ऐड किया तो ये 2 बन गया। आंसर आ गया 3 × 2, आपका आंसर बन गया 6 है। तो जब आप इसके टोटल फैक्टर्स निकाल रहे होगे तो 6 ही निकलेंगे। एक बार देख लेते हैं। तो 12 किससे किससे कटता है? 1 से कटता है बेटा, 2 से कटता है बेटा, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से नहीं कटता, 6 से कटता है, 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, 10 से नहीं कटता, 11 से नहीं कटता, 12 से कटता है। तो इनको एक बार ऐड करोगे तो कितने आ रहे हैं बेटा? 6 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमें इतनी सारी प्रोसेस नहीं करनी, आपको जस्ट प्राइम फैक्टर्स पे जो पावर लग रही हो उसको ऐड कर लीजिए, उसकी पावर में 1 बढ़ा दीजिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपस में बेटा क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्लियर है? तो आज हमने बेटा क्या क्या सीखा? आज हमने बेटा सीखा कि यार जितने भी हमारे पास नंबर्स थे, प्राइम फैक्टर्स कैसे पता करते हैं, और उनमें टोटल प्राइम फैक्टर्स की संख्या पता कर लेते हैं, और टोटल गुणनखंडों की संख्या भी पता कर लेते हैं। कल का जो हमारा लेक्चर्स होगा उसमें अलग अलग टाइप के हम फैक्टर्स की बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।